हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हम अपने व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। और ये क्रिया जो टॉपिक है आपकी बुक में लेसन नंबर 11 पर। ठीक है बेटा, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे ये चैप्टर क्रिया क्या होती है। ठीक है बेटा, ध्यान से इस चैप्टर को सुनना और आप मतलब जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये आपको थोड़े थोड़े करके ही आपको समझाए जाएंगे, मतलब डिटेल में नहीं। तो आप इन वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह पूरी वीडियो को देखा करें। ठीक है बेटा, देखिए क्रिया क्या होती है आपको पता होगा। क्रिया जिसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब मतलब काम। देखिए आपने यहाँ पर ये सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, माँ खाना बना रही है, ठंडी हवा चल रही है। अब इनमें माँ खाना बना रही है, खाना कौन बना रही है? माँ क्या बना रही है? खाना। खाने को क्या कर रही है? खाना बना रही है। ठीक है, हम ठंडी हवा चल रही है, क्या चल रही है? ठंडी हवा चल रही है। इस तरह ये आपके पूरे सेंटेंस है। अब क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? हम साधारण तौर पे आपसे पूछे क्रिया का अर्थ क्या है, तो क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे क्रिया शब्द होते हैं, खेलना, दौड़ना, चलना, फिरना, लेना, देना, उठना, बैठना, गाना, रोना, बहुत सारे अनगिनत हमारे पास वर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हैं? हमारे क्रिया शब्द। ठीक है, तो अभी आपको ये जो मैंने आपको जितना बताया क्रिया शब्द से आपका क्या अर्थ होता है। क्रिया का अर्थ होता है काम। तो क्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। अब आपको करना तो सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? माँ खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? कोई काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? खाना बनाने का। तो ये यहाँ पर होता है काम का करना। इस सेंटेंस में क्या है बेटा? ये काम का करना। कौन कर रहा है? ये माँ कर रही है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ये माँ कौन है? करता है। ठीक है, ये करता। खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? माँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? माँ करता है और वो खाना बनाने का काम कर रही है। यहाँ पर इस क्रिया शब्द में क्या है? काम का करना। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर इस हवा को कोई चलाने वाला है नहीं ना, तो इस वाक्य में करता ही नहीं है। तो यहाँ पर जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता वहां पर क्रिया का होना पाया जाता है। ये होता है क्रिया का होना। ठंडी हवा अपने आप चल रही है, तो चल रही है, वो काम हो रहा है, कोई कर नहीं रहा। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या है? क्रिया का होना। इज दैट क्लियर बेटा? तभी आपको ये पता चलेगा काम का करना या होना। होना होता है जो काम अपने आप होता है, जो बिना कर्ता के होता है, और जिसमें कर्ता होता है वो क्रिया का करना होता है। इज दैट क्लियर? यही आपकी डेफिनेशन, इसीलिए मैंने आपको ये दो अलग अलग तरह के सेंटेंस लिखे थे। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों में कर्ता होता है, कर्ता कौन होता है? कर्ता काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब आगे एक और आता है धातु। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इतने सारे क्रिया शब्द है, खेलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, सारे ये सारे क्या है? क्रिया शब्द है। लेकिन इनका मूल रूप क्या है? यानी कि ये किस शब्द से मिलकर बड़े हैं? मान लो ये खेलना शब्द है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ खेलना। इसमें मूल रूप से क्या है? ना तो जुड़ा हुआ है, इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें खेल। ऐसे ही दौड़ना, दौड़ना में दौड़, ये हमारे क्या है? मूल धातु है। ये खेलना, दौड़ना, इनमें जैसे कि अभी मान लो हम यहाँ लिख दें दौड़ कर, दौड़ा, इस तरह से हम लिख दें तो इनमें कॉमन शब्द क्या निकल के आएगा? दौड़ ही तो निकल के आएगा। तो हमारा ये दौड़ क्या हो गया? हमारा धातु है। ये इन शब्दों का ये मूल रूप है, इसको हम क्या कहेंगे? धातु। जैसे खेलना, खेला, खेलेगा, कुछ भी लिख देते हैं और उसमें कॉमन शब्द जो निकलेगा वो क्या होगा? क्रिया का मूल रूप होगा। उस क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं।
ठीक है, आपको ये सभी समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। बेटा वाक्य में आपको देखना है, जिन वाक्यों में कर्ता होता है वहाँ क्रिया का करना होता है, जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता वहाँ पर क्रिया का होना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई करने वाला है ही नहीं, यहाँ पर क्रिया अपने आप हो रही है, तो यहाँ पर क्रिया का होना और यहाँ पर क्रिया का करना। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं कि क्रिया का वचन और लिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए, बेटा क्रिया शब्दों पर प्रभाव। क्रिया शब्दों पर किन किन शब्दों का प्रभाव पड़ता है? क्रिया शब्दों पर लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी देखिए क्रिया शब्दों पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैं एक वाक्य लिखूं यहाँ पर, मोहित खेल रहा है, यहाँ पर मैं लिख दूं राधा नाच रही है। अब आपको इन दोनों वाक्यों में दिख रहा होगा ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब ये क्या है? ये क्रिया है, खेल रहा है। ये नाच रही है, ये क्या है? क्रिया है। वैसे ये क्या है? कर्ता। यहाँ पर भी ये क्या है? कर्ता। यहाँ पर ये कर्ता पुल्लिंग है, यहाँ पर कर्ता जो है स्त्रीलिंग है। तो इन पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का क्रिया क्या है? यहाँ रही है और यहाँ रहा है। ये तो अंडरस्टूड है। ऐसे ही बेटा क्या होता है? वचन का प्रभाव। वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है क्रिया पर? देखिए, वचन क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, मैंने बोला छात्र गिर गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया छात्रा दौड़ रही है। अब यहाँ पर छात्रा, यहाँ पर आ जाएगा तो छात्रगण। यहाँ पर है बेटा छात्रगण दौड़, अभी यहाँ आ जाएगा छात्र गिर गया, छात्रगण भाग गए। ये वाला सेंटेंस लिख दिया। तो ये छात्रगण बहुवचन और छात्र एक वचन। यहाँ पर छात्र क्या है? कर्ता। यहाँ पर भी ये क्या है? कर्ता है। अब आप ये देखो कि गिर गया, गिर गया, यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? ये है हमारा पूरा गिर गया। तो गिर गया से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो करता है वो एक वचन है। यहाँ पर जो करता है छात्रगण भाग गए। अब यहाँ पर क्रिया शब्द है भाग गए। गए का मतलब क्या है? बहुवचन। यहाँ पर भी ये छात्रगण, इसी से पता चल रहा है। ठीक है, कि छात्रगण भाग गए। तो कर्ता जो होता है वो उसी के आधार पर हमारा क्रिया शब्द भी होता है कि अगर हमारा जो कर्ता होता है वो बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। इसी तरह हमारा ये लिंग पर और वचन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या आता है हमारा यहाँ पर। क्रिया के भेद देखिए बेटा, क्रिया के भेद। क्रिया के दो आधारों पर भेद किए जाते हैं। एक हमारा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। क्रिया के दो आधारों पर भेद करते हैं, एक प्रयोग के आधार पर और एक रचना के आधार पर। ठीक है बेटा, आगे देखिए इसमें क्या है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसको हम कल पढ़ेंगे।
अभी हम आज पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और सकर्मक। अभी देखिए, अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। देखो, सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। ठीक है, जिन क्रियाओं में, जिन वाक्यों में कर्म होता है वो क्रियाएं सकर्मक होती हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वो क्रियाएं अकर्मक होती हैं। अभी देखिए कैसे, मैं अभी एक उदाहरण देती हूँ। गौरव ने खाया, बच्चा गेंद से खेल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये उदाहरण जो है अकर्मक का क्यों है? गौरव ने खाया, क्या खाया यहाँ पर पता ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म होता क्या है। जब तक आपको कर्म नहीं पता होगा, आप सकर्मक अकर्मक की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। कर्म वो होता है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, हम उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अभी यहाँ पर क्या है? गौरव ने खाया, यहाँ पर गौरव क्या है? कर्ता, खाया क्रिया, यहाँ पर कर्म ही नहीं है। अभी देखिए, बच्चा कर्ता, यहाँ पर खेल रहा है क्रिया। अब यहाँ पर हमारा बीच का बच गया गेंद से, ये हमारा गेंद से क्या है? हमारा कर्म है। अब खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? गेंद से हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है कि खेलने का काम इसके द्वारा संपन्न हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? कर्म है। तो जिन वाक्यों में कर्म होता है वो क्रिया सकर्मक, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अकर्मक का मतलब कर्म के बिना, सकर्मक का मतलब कर्म के साथ। जिन वाक्यों में कर्म होता है वो क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। आपको ये समझ में आ गए होंगे कि प्रयोग के आधार पर कर्म, प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है और उनका क्या, कैसे होती है कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रिया शब्द क्या होता है, कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, हंसना, खेलना, रोना, लेना, देना, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द हैं। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। जैसे खेलना, खेलेगा, खेला, इस तरह इनमें जो कॉमन शब्द एक निकल कर आता है खेल, तो वही हमारा क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? लिंग और वचन पर। अगर हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग में ही। रहा है तो पुल्लिंग के लिए, रही है स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो रहा है, अगर बहुवचन है तो रहे हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़का एक वचन, रहा है, लड़के बहुवचन, रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्रिया के भेद, क्रिया के दो आधारों पर भेद किए जाते हैं, प्रयोग और रचना के आधार पर। आज हमने प्रयोग के आधार पर रचना के दो भेद पढ़े, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है बेटा, सकर्मक जिन वाक्यों में कर्म होता है वो क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है बेटा, हम रचना के आधार पर, हम अगली क्लास में रचना के आधार पर भेदों को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।